नमस्कार, मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुलाकात। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी कहानियां हमारे सामने आ जाती है जो हमें अचंभे में डाल देती है। एटा शहर से ही एक ऐसी कहानी मेरे सामने आई निखिल नाम के बच्चे की, जिसने 16 साल की उम्र तक कुछ खाया नहीं, यानी कि कुछ चबा नहीं पाया, और कैसे उस बच्चे ने सरवाइव किया, आज उसकी कहानी हम जानेंगे। निखिल, पहले ये तो ये बताओ कि क्या दिक्कत थी जो तुम 16 साल तक कुछ खा नहीं पाए? मुंह नहीं खुलता था। मुंह नहीं खुलता? हाँ। अब खुल रहा है मुंह? हाँ। तो क्या समस्या आई थी माताजी, क्यों मुंह नहीं खुलता था, क्या हो गया था? छत पे थे गिर पड़े था, खाना नहीं खाते। खाना नहीं खाता था? हाँ। तो फिर कैसे 16 साल तक कैसे रहा? अगर खाना नहीं खाता तो क्या करता था? जबरदस्ती खाता तो उंगलियां डाल मुंह में उंगली डाल के खाता हाँ। था? अच्छा, तो डॉक्टर को नहीं दिखाया था आपने बचपन में या उसके बाद? दिखाया था। दिखाया था, फिर क्या हुआ? फिर का मने कर दे जाके अब नहीं हो गई ऑपरेशन। क्या 18 साल के बाद? 18 साल के बाद? हाँ। अभी आप कितनी क्या एज है? 18 साल। अभी आपकी 18 एज हाँ। है। और कहाँ कहाँ गए आप लोग? कानपुर। कानपुर गए? हाँ। और सबने मना कर दिया? हाँ। तो अभी मुंह खुल रहा है आपका? हाँ। कहाँ इलाज हुआ अब? हाँ? बताओ। हाँ? एटा। एटा में हुआ? हाँ। क्या नाम है डॉक्टर का? श्री हिमांशु उपाध्याय जी। हिमांशु उपाध्याय से हुआ। हाँ। देखिए कि जब मेरे पास निखिल की कहानी आई तो मैंने ये समझा कि निखिल जैसे ही और न जाने कितने बच्चे होंगे एटा शहर में और आसपास में जिनको पता नहीं होगा कि इस चीज़ का ऑपरेशन हो सकता है या फिर जिनका ऑपरेशन नहीं होता होगा। और जब मुझे पता चला तो मैंने इनसे बातचीत की, इनके पास पहुंची और पता किया कि इनका ऑपरेशन कहाँ हुआ। तो मुझे डॉक्टर हिमांशु उपाध्याय फेस हॉस्पिटल के बारे में पता चला, डॉक्टर हिमांशु के बारे में पता चला। तो आज इसीलिए मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। अंदर डॉक्टर है, डॉक्टर से बात करूँगी, क्योंकि देखिए कई बार होता है कि जो बच्चे इस तरह की समस्या से पीड़ित होते हैं, जो बचपन में गिर जाते हैं, जिन्हें कोई ऐसी चोट लग जाती है जिसकी वजह से हड्डी विकसित नहीं हो पाती, ऐसे बच्चों को पता नहीं होता ऑपरेशन कहाँ पे करवाएं या किस तरह से ट्रीटमेंट होगा और इस तरह की समस्याओं का ही निवारण कैसे हो। इसके लिए हम आज डॉक्टर से बात करेंगे कि आखिर क्या है ये समस्या, क्या है ये बीमारी, क्या है। और देखिए कि आज हम पहुँचे हैं जी। देखिए कि डॉक्टर यहाँ पे, एक बार डॉक्टर से बात करेंगे। अभी पेशेंट देख रहे हैं, लेकिन जब निखिल की कहानी पता चली तो सच मानिए मैं शॉक में हो गई कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा 16 साल तक इतने दिक्कत में हो। एक मिनट, वहाँ पट्टी करा लो आपने। एक मिनट। डॉक्टर साहब जी, मेरा नाम काजल है और आपका एक पेशेंट है निखिल। तो मुझे हाँ पे निखिल TMJ एंकाइलोसिस वाला। जी। तो निखिल की स्टोरी मुझे पता चली कि एक ऐसा बच्चा, एटा का ऐसा बच्चा जो 16 साल तक कुछ चबा के नहीं खा पाया। तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया और जब बात एटा की आती है तो ऐसे और भी बच्चे होंगे, ऐसे और भी लोग होंगे जिनको ऐसी समस्याएं होंगी। हाँ जी, तो इसी के रिलेटेड आज आपसे बात करनी है। एक्चुअली क्या है, ये बच्चे जो पेशेंट्स होते हैं जिनका मुंह नहीं खुल पा रहा है, ये बीमारी जनरली चोट लगने की वजह से होती है या कान में इन्फेक्शन होने की वजह से जी। तो ऐसे ऑपरेशंस कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं इस समस्या को लेके कि डॉक्टर साहब मरीज खाना नहीं खा पा रहा है और हो सकता है ये जन्म से गिरने की वजह से होता हो या बाद में कभी गिरने की वजह से जबड़े का जॉइंट हमारे दिमाग की हड्डी से जाके चिपक जाता है। वहाँ पे हड्डी बनने से पेशेंट्स के जबड़े की मूवमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो जबड़े का जॉइंट है ये जबड़े चलाने के साथ साथ जबड़े के विकास में भी काम करता है। तो मरीज का चेहरा भी बिगड़ जाता है, देखने में भी उसका ऐसा लगता है कि वो चिड़िया जैसा उसका चेहरा हो रहा है जी। और बनावट भी बिगड़ जाती है। खाना खाने में भी पेशेंट्स को तकलीफ रहती है। तो ऐसे पेशेंट की जो बीमारियां होती हैं उनको TMJ एंकाइलोसिस कहते हैं जी। इन सारे ऑपरेशंस के लिए हमें कई सारी तरीके होते हैं ऑपरेट करने का। तो जनरली वो हड्डी को रिलीज़ करते हैं, हम दिमाग की हड्डी से अलग करते हैं और उस जबड़े को जॉइंट को फ्री करने के बाद में उसको रिपेयर करते हैं। बाद में हम लोग प्लास्टिक सर्जरी करके इसके चेहरे को सुंदर बना देते हैं। मतलब अभी उसकी एक प्लास्टिक सर्जरी भी होगी बच्चे? हाँ, इस पेशेंट की ड्यू है। जनरली ऑलरेडी ऐसे पेशेंट हर महीने 2-3 पेशेंट मेरे पास आते हैं जी। जो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। पहले ऐसे ऑपरेशन बहुत यहाँ पे आज तक तो हुए नहीं है एटा में। मैंने लगभग हर महीने एक दो ऑपरेशन मुझे ऐसे करने को मिलते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने जो बोर्ड देखा उस पर लिखा था ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, तो ये एक्चुअली में होते क्या है?
ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी ये डेंटिस्ट्री जो दंत चिकित्सा विभाग है उसकी सुपर स्पेशलिटी होती है। ठीक है। हम लोग दांत के साथ साथ चेहरे से रिलेटेड सारी समस्याओं का ऑपरेशंस करते हैं, जैसे चेहरे को सुंदर बनाने वाले ऑपरेशन, मुंह का कैंसर, जबड़े का कैंसर, या नाक की सर्जरीज, नाक को सुंदर बनाने वाले ऑपरेशन, या कोई भी ऐसी विकृति होती है गले से ऊपर के, वो सारी विकृतियों को ठीक करने के ऑपरेशंस होते हैं। उसके अलावा हम लोग दंत चिकित्सा की सुपर स्पेशलिटी होती है, जैसे कोई भी प्रोसीजर जो दांत के डॉक्टरों से नहीं ट्रीट हो पा रहा है, वो सारे प्रोसीजर हम लोगों के पास आते हैं। जैसे कभी कभी बहुत छोटी सी चीज़ है कि हड्डी के अंदर दांत पड़े रह जाते हैं, जिसको इम्पैक्टेड टूथ बोलते हैं, तो वो निकालने में लोग पुराने ज़माने के डॉक्टर्स या जो पहले डॉक्टर्स काम करते थे वो लोग जबड़ा तक तोड़ देते थे। उसको निकालने का एक प्रॉपर तरीका है कि हड्डी काटने के बाद में दांत का फिर टुकड़े करके उसको अलग अलग पीसेस में निकालते हैं, तो वो सारी स्पेशलिटी हम लोग ही देखते हैं। उसके अलावा जबड़े में ट्यूमर्स जो होते हैं, रसौलियाँ होती हैं, गांठें होती हैं, उन सब के ऑपरेशंस करते हैं। जनरली पहले क्या होता था कि ऑपरेशन करके जबड़े को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, जबड़ा काट के, तो चेहरा टेढ़ा हो जाता था। अब हम लोग के साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर हम चेहरे पे कोई भी ऑपरेशन करते हैं या कोई भी सर्जरी करते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि मरीज की चेहरे की सुंदरता भी प्रॉपर बनी रहे और मरीज का जो खाने का फंक्शनल पार्ट है वो भी मेंटेन रहे। अच्छा, अभी तक आपने कितनी सर्जरीज ऐसी कर दी हैं? जनरली मैं यहाँ मैडम अभी 3 या 4 साल से एटा में हूँ। उससे पहले मैं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में था, वहीं से मेरी पीजी भी हुई है, और उसके अलावा मैंने और भी कई कोर्सेज और फेलोशिप्स किए हैं, जिसके बाद मैंने यहाँ पे अपना हॉस्पिटल डाला है। ऐसे मैंने लगभग 3,000 से ऊपर ऑपरेशंस कर दिए पिछले 3-4 साल में। अच्छा। डेली मेरे 2-3 ऑपरेशन बड़े लगते हैं। सक्सेस रेट क्या रहा सर? मैडम देखिए, सक्सेस रेट की बात करें ये तो पेशेंट्स बताते हैं, और आई एम गेटिंग अ नंबर ऑफ पेशेंट्स। हाँ, और अभी बाहर काफी पेशेंट्स हैं हाँ, आपके। बहुत सारे पेशेंट भीड़ रहती है। मुझे अगर लगता है, देखिए डॉक्टर की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हम लोग भगवान नहीं होते, हम लोग कोशिश करते हैं, अपनी पढ़ाई लगाते हैं मरीज के इलाज में। जब कभी जैसे कोई भी छोटी मोटी कमी रह, जैसे सपोज करें जबड़ा, अब जैसे ये पेशेंट है, इसका हमने ऑपरेशन किया, माउथ ओपनिंग रिड्यूस्ड है, प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो ऐसे पेशेंट्स को हम फिर से एक्सरसाइज करा के उसको प्रॉपर खुलवाते हैं। फेलियर तो नहीं कह सकते हैं, हाँ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट ऊपर नीचे लगा रहता है, फेलियर्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब ऐसे और भी केसेस आए हैं जिसमें लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो ठीक हो जाएंगे, पर वो ठीक हुए। हाँ मैडम, ऐसा रहता है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी फ़ी क्या रहती है? मतलब कई लोग ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो कैसे अपना इलाज करवाएं? मैडम, डॉक्टर के लिए मरीज ही सबसे बड़ा फीस होती है। मेरे लिए तो मानना ये है, अगर मेरे यहाँ गरीब मरीज भी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों के माध्यम से कि आप उनको गाइड करें कि मेरे पास आएँ, और मैं फ्री में भी उनका ऑपरेशन करता हूँ। कई ऐसे ऑपरेशन होते हैं, कटे होठ तालू के ऑपरेशन होते हैं, और या मरीज का जबड़ा टूट जाए, गरीब पेशेंट है, इलाज नहीं हो पा रहा है, तो इन पेशेंट्स को हम लोग फ्री में भी ऑपरेशन कर देते हैं। कोई ऐसी कोई फीस नहीं है, बस मेन फोकस रहता है कि पेशेंट ठीक हो। अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो हमारी फीस हमें मिल जाती है। और जैसे एक्सीडेंट वगैरह में चेहरा बिगड़ गया और अगर बॉर्न, अगर जैसे पैदा हुए और तब से भी अगर चेहरा खराब हो तो उसका भी ऑपरेशन? हाँ, कटे होठ तालू वगैरह होते हैं, बीमारियां होती हैं, या छोटे बच्चों को हाँ होता है। पैदा होने वाले बच्चे होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स का एक टाइम होता है, 3 से 6 महीने के बीच में मैं ऑपरेट करता हूँ इनको, और चेहरे को प्रॉपर बनाते हैं। तालू जिनका खुला हुआ था उनके तालू की सर्जरीज भी करते हैं। बाद में उनको बोलने की तकलीफ होती है तो बोलने के लिए जो नाक की म्यूकोसा होती है उसको रिपेयर भी करते हैं हम लोग, गले की म्यूकोसा को भी रिपेयर करते हैं, ताकि वो खाना खाने में भी तकलीफ ना हो और बोलने में भी हो जाता है। बीच में भी ब्लैक फंगस भी बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ था, आपने सुना था वो नाम, तो उसके भी सारे ऑपरेशन हम लोग करते हैं। मरीज का चेहरा जबड़ा निकालना, फंगल इन्फेक्शन पूरा हटाना, उसके बाद में दोबारा से फिर से चेहरा बनाना, वो सारे ऑपरेशन मैं करता हूँ। तो एटा में आपके अलावा अभी कोई इस स्पेशलिटी में नहीं है मैक्सिलोफेशियल? नहीं मैडम, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो प्रैक्टिस अभी तक मैं ही कर रहा हूँ यहाँ पे, और बेहोशी के डॉक्टर वगैरह की पहले बहुत परेशानी थी एटा में लाने के लिए, तो अब मैंने शुरू किया है। बेहोशी के डॉक्टर्स भी यहाँ पे थोड़ा सा आना शुरू हुए हैं आगरा से, भले ही वो थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा लेते हैं तो उनको करके, लेकिन सारे ऑपरेशंस यहीं अपने शहर में हो जाते हैं। उससे बेनिफिट ये रहता है कि पेशेंट का इलाज कम खर्चे में भी हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये रहता है कि पेशेंट अपने घर के पास में रहता है, तो जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, खाना वगैरह पहुँचाना और उसकी केयर करने वाली चीज़ें, वो सब चीज़ ईजिली अवेलेबल रहती हैं। जी, टाइमिंग क्या रहती है? अगर आपसे पेशेंट को मिलना हो तो टाइमिंग क्या रहेगी? मैडम, मेरे रेगुलर OPD आवर्स रहते हैं मॉर्निंग 10 to 6 PM, ठीक है, और उसके अलावा बाकी मैं इमरजेंसी में एवरी टाइम आई एम अवेलेबल। ठीक है। और ये निखिल का ऑपरेशन जो हुआ, एक बार इसकी कॉस्टिंग क्या है अगर करें तो? मैडम, ये बच्चा बहुत गरीब था और
पेशेंट के घर वाले कई जगह परेशान थे, लोगों में उम्मीद नहीं थी इन लोगों में कि ऑपरेशन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, बच्चा ठीक भी हो पाएगा। तो मैंने इसको लगभग पूरा खर्चा विद ऑपरेशन, दवाई और भर्ती, बेहोशी के डॉक्टर की फ़ीस, बेहोशी का खर्चा सब कुछ मिला के लगभग ऐसे ही 70,000 रुपये खर्चा आया था, जिसमें सारा कुछ शामिल है, दवाइयाँ, भर्ती। और इस मरीज़ की बेहोशी बहुत डिफ़िकल्ट थी मैडम। तो आगरा के ही एक एनेस्थेटिस्ट हैं डॉक्टर नरेंद्र, तो उनसे मुझे एनेस्थीसिया लेना पड़ा था। बहुत ही चैलेंजिंग एनेस्थीसिया था उनका। पहली 2 बार अटैम्प्ट में तो इसको बेहोशी देने में भी तकलीफ़ हुई थी, तीसरी बार अटैम्प्ट में हम लोग सफल हो पाए थे और फिर उसके बाद में हम लोगों ने इसको बेहोशी देने के बाद ऑपरेट किया। और ऐसे पेशेंट्स का ट्रैकिया आगे होता है, क्योंकि जबड़ा विकास ना होने की वजह से सांस की नली आगे होती है, तो बेहोशी देने में थोड़ा सा परेशानी होती है। अच्छा, और जैसे कि मुझे पता चला कि इस बच्चे ने जो है वो 16 साल तक कुछ चबाया नहीं था, जैसे उंगली की मदद से खाना जो है वो अंदर लेता था, तो ऐसे बच्चे सरवाइव कैसे कर पाते हैं? मैडम एक्चुअली क्या रहता है कि ये पेशेंट्स लिक्विड डाइट लेते हैं या स्वेलो कर जाते हैं, लील जाते हैं खाने को आराम से, ऐसे गटक जाते हैं अंदर की तरफ। तो न्यूट्रिशन इनका बहुत पुअर होता है। आप देख रहे होंगे बच्चा बहुत लीन है, पतला सा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, 18 साल की उम्र में इसकी ये स्थिति है। तो ऐसे पेशेंट्स यही लिक्विड डाइट वगैरह से सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि इनका जबड़ा चलता ही नहीं है। हमें खाना पचाने के लिए जबड़े का चलाना, और हमारी जो च्यूइंग साइकिल होती है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है, तो खाना पचाने में भी उनको समस्याएं रहती हैं। तो ये पेशेंट 18 साल की उम्र का है, 16 साल की उम्र से कुछ नहीं खा रहा है, 16 साल से कुछ नहीं खा रहा है। तो अब ये प्रॉपर खाना पीना खा रहा है, और उस दिन तो मैंने इसको खाना भी खिलवाया था, प्रॉपर खा रहा है। अब इन्होंने मुझे एक आखिरी सवाल है, इन्होंने मुझे ये बताया कि जहाँ भी ये पहले गए, कानपुर भी गए शायद, उसके बाद आपके पास आया ये, तो वहाँ पे उनको ये बोला गया, जो बचपन से इन्होंने दिखाया कि जब 18 साल का हो जाएगा उसके बाद ही ऑपरेशन होगा। तो क्या इस तरह का ऑपरेशन पहले पॉसिबल नहीं होता? कोई एज ही होती है कि 18 का? नहीं मैडम, ये कोई एज नहीं है, कोई एज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है ये। इसमें आप किसी भी एज में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बस ये है कि हमें एक्सरसाइजेज वगैरह मेंटेन करके, माउथ ओपनिंग को मेंटेन करके चलना पड़ता है। दूसरा, अगर हम इसका ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो जबड़े की हड्डी जो टूट जाता है, जॉइंट टूट जाता है, उसकी वजह से जो जबड़े का ग्रोथ सेंटर है, जो मेन कॉन्डाइल है, वो चिपक जाता है, तो चेहरा बिगड़ जाता है। अगर हम इसको सही टाइम पर प्रॉपरली ऑपरेट कर दें और पेशेंट की माउथ ओपनिंग अचीव कर लें और जॉ को, कॉन्डाइल को रिपेयर कर लेते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। मतलब आगे कोई समस्या नहीं होती, मतलब किसी भी एज में इस पेशेंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। बीच में कभी दिक्कत आती है, जैसे किसी पेशेंट का बहुत ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे पेशेंट में हम कॉस्टोकॉन्ड्रल ग्राफ्ट ले लेते हैं। जैसे जो हमारी पसलियाँ होती हैं, पसली और उसके बराबर की हड्डी को पकड़ के उसका जो जॉइंट होता है वो हम जॉइंट में यहाँ लगा देते हैं। ऐसे भी ऑपरेशन मैं कई कर चुका हूँ। तो कॉस्टोकॉन्ड्रल ग्राफ्ट लगाने का फ़ायदा क्या रहता है कि वो एक ग्रोथ सेंटर फिर से डेवलप कर लेता है पेशेंट का जबड़ा, और वो आराम से खाना खाने लगता है और पेशेंट के चेहरे का विकास भी प्रॉपर होने लगता है। ठीक है। अभी इस पेशेंट में वो ना करवाने की वजह से आप देख रहे होंगे इसकी ठुड्डी जो चिन है वो अंदर की तरफ धसी हुई है, तो उसको मैं अभी 15-20 दिन बाद दोबारा से ऑपरेट करके उसकी चेहरे की वो सुंदर बनाऊंगा। ये सारी सर्जरीज उसी पैसे में शामिल हैं जो मैंने इससे कोट किए थे पहले, जो इससे पहले आपने 70। एक्चुअली उस टाइम बेहोशी में बहुत दिक्कत हो रही थी इसके लिए, तो जैसे तैसे करके हमने ऑपरेट कर दिया। ऑलरेडी इसके जो मांस था बहुत ज़्यादा था, जो बोन मांस था वो बहुत ज़्यादा था, तो उसको हमने काट के निकाला। उसको निकालने में लगभग 3.5-4 घंटे ऑपरेशन चला था, तो हमको सर्जरी बीच में ही रोकनी पड़ी थी। और फिर उसके बाद में इसको हमने प्लान किया था अभी दोबारा से फिर इसको ऑपरेशन करेंगे। उसमें इसका दोबारा से कोई खर्चा नहीं होगा, वो पूरा वही पैकेज में रहेगा, वही पैकेज में हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार देखते हैं कि जब भी प्राइवेट में इलाज करवाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल जनता के और लोगों के बीच में यही आती है कि भाई लूटपाट बहुत हो जाती है। तो आप अगर बता रहे हैं कि उसी रेट में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और आपने तो ये भी कह दिया कि अगर कोई गरीब है तो उसका फ्री में भी इलाज कर देंगे। मेरा अस्पताल आयुष्मान भारत से भी अटैच्ड है। जो लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कार्ड धारक हैं या उनका नाम है उस लिस्ट में, तो उनका फ्री में इलाज होता है। और उसके अलावा कोई ज़रूरतमंद है जिसके पास पैसे नहीं है या जिसके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है ट्रीटमेंट देने के, चार्जेस देने के लिए, तो मेरे यहाँ एक स्पेसिफिक टीम है, मेरा मैनेजर है मेरे, और मेरी पूरी टीम है जो अकाउंटेंट से लेके सब लोग अपना उसको रिकमेंड करते हैं कि हाँ ये गरीब मरीज़ है तो उसका फ्री में इलाज होता है, फ्री में उसको दवाइयाँ भी मिलती हैं। और मेरा मानना ये है कि मेरे यहाँ से हर मरीज़ को प्रॉपर इलाज मिले और
गरीब है तो भी उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए, हर किसी बंदे का इलाज होना चाहिए। देखिए, हम देखते हैं कि कहते हैं कि भाई आप ऐसे क्यों दिखते हैं, तो हम कह देते हैं कि क्या करूं, मुझे तो भगवान ने ही ऐसा बनाया है। और डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप यूं ही नहीं कहते, आज उसके साक्षात एग्जाम्पल हमारे सामने है डॉक्टर हिमांशु उपाध्याय। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो जो बच्चा निखिल है उसकी स्टोरी मैंने सुनी, उससे खुद बातचीत की, उसकी माता जी से बात की। कई बार क्या होता है कि कैमरे के सामने लोग घबरा जाते हैं, तो शायद उस तरह से बात नहीं कर पाते जैसे उन्होंने मुझसे पर्सनली बात की और मुझे बताया। और उसके बाद ही मैं डॉक्टर हिमांशु के पास आई हूँ और आपने सुना कि इलाज किस किस तरीके से जो है उनका हुआ है, किस पैकेज में हुआ है। तो ये डॉक्टर हिमांशु हैं हमारे साथ, डॉक्टर हिमांशु उपाध्याय। एक बार एड्रेस डॉक्टर बता दीजिए कि अगर आपके पास आना हो तो कैसे एड्रेस। मेरे लिए आने के लिए या तो आप रेलवे रोड के थ्रू एटा में आ सकते हैं और या फिर राम दरबार के सामने एक रास्ता जाता है, वहाँ अरुणा नगर में मेरा हॉस्पिटल है जी, मैं वहाँ आपको मिलता हूँ जी। और डॉक्टर हिमांशु उपाध्याय का नंबर भी नीचे फ्लैश हो रहा है, आप उनसे इस नंबर पर भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो लोग सोचते हैं कि इसका इलाज शायद आगरा में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, यानी कि महानगरों में ही हो सकता है। तो जी नहीं, एटा वालों, अगर आप भी इस तरह से परेशान हैं तो डॉक्टर हिमांशु उपाध्याय आप ही के शहर में है, उनके पास आइए और अपना इलाज करवाइए। नमस्कार।